हाय स्टूडेंट, मैं आप सभी का YCT के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं भगन पाल, डिफेंस स्किल ट्रेनर, जो कि इंडियन आर्मी में पोस्टेड हूं, 39 GTC गोरखा रेजिमेंट में। आप सभी को जैसा कि अनाउंसमेंट हो चुका है कि आपकी अब ITI की भी क्लासेस यूट्यूब पे मिलेगी, तो आप सभी लोग मैसेज करिएगा क्या हमारी वॉइस और वीडियो क्लियर है, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँ। हमारे साथ जितने लोग भी लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप सभी लोग कमेंट करें क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है, जिससे सेशन को मैं स्टार्ट कर पाऊं। एक बार कंफर्म करें, एक बार आप सब कंफर्म करें, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए, वॉइस और वीडियो क्लियर है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम सब। यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि बताया गया, जो प्लानर है वॉल्यूम फर्स्ट का, उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक और चैप्टर है वह है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इसको हम सब स्टार्ट करेंगे तो एक सीक्वेंस तरीके से, और साथ साथ जहां एनिमेशन की आवश्यकता होगी वहां एनिमेशन बताया जाएगा, जहां आपको PDF PPT की आवश्यकता होगी वहां उसके द्वारा आपको सब सॉल्यूशन दिए जाएंगे। एक ही क्लास में आपका थियरी और विथ जो कॉन्सेप्ट है, चाहे प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट हो चाहे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो, सभी को हम सब लोग क्लियर करेंगे। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए यहाँ पे हम सब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा BIS मानक खतरनाक क्षेत्रों के प्रकार के लिए विद्युत स्थापनों हेतु उपयोग किया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा BIS मानक खतरनाक क्षेत्रों के प्रकारों के लिए विद्युत संस्थापनों में हेतु उपयोग किया जाएगा। अब ध्यान समझिए, BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS मीन्स क्या होगा आपका? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगर हम सब BIS की बात करें तो इसका मतलब होगा आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ये जानते रहिए। और जितने हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैं, BIS के आधार पे प्रत्येक का रेगुलेशन और रूल दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे एक कोड है, IS कोड 1271 है, IS कोड 5571 है, IS कोड 900 है, IS कोड 5572 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा कोड है जो हमारे खतरनाक क्षेत्रों के प्रकार और विद्युत संस्थापनों के लिए जाना जाता है। उसको टाइप्स के बताएगा, इलेक्ट्रिकल स्थापन में हम यूज करेंगे। अब ध्यान सुनिए, जो इंडियन स्टैंडर्ड आपका कोड है 1271, वो याद कर लीजिए, वो यूज किया जाएगा आपका, ये जो यूज किया जाएगा जितने हमारे केबल के इंसुलेशन हैं, केबल इंसुलेशन, केबल इंसुलेशन, अगर हम बात करें जितने केबल इंसुलेशन हैं, केबल इंसुलेशन के यहाँ पे हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। हीट रेजिस्टेंस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है। किसमें आपका बताया गया है? IS कोड आपका जो है 1271। अगर हम सब बात करें यहाँ पे 5571, तो यह जितने खतरनाक उपकरण हैं, खतरनाक जितने उपकरण हैं, खतरनाक आपके जितने क्षेत्र हैं, जितने क्षेत्र हैं, ये आपका टाइप नहीं बताएगा। यहाँ पे खतरनाक क्षेत्रों के इंस्टॉलेशन, के इंस्टॉलेशन, के इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी के बारे में बताएगा। एंड क्या होगा? सेफ्टी के बारे में बताएगा। और जो आपका ये IS 900 है, ये लाइटनिंग की मानक को बताएगा। जितने बल्ब हैं लाइटनिंग का, या जितने हमारे बल्ब हैं, जो बल्ब हैं के मानक को बताएगा। किसको बताएगा? के मानक को। और जो 5572 है, यही आपका खतरनाक क्षेत्रों के प्रकार और विद्युत स्थापन को बताएगा। यही आपका सही है, ऑप्शन डी। तो आपका जितने खतरनाक क्षेत्रों के आपके प्रकार हैं
उनके जितने इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल किए जाते हैं उनके लिए जो हम कोड यूज करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, वो आपका 5572 के अंतर्गत आता है। IS कोड 1271, उसमें केबल के इंसुलेशन के हीट रेजिस्टेंस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया, उनकी मानक बताया गया है। और जो 5571 है वो खतरनाक क्षेत्रों के जितने इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उनके सेफ्टी के बारे में मानक को बताया गया है। और आपका जो IS 900 है वो लाइटनिंग या बल्ब के जो मानक हैं, बल्ब के से संबंधित जितने मानक हैं स्टैंडर्ड हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हुई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में बन पाए। तो चलिए सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, समस्या निवारण में, इस साइड हो जाते हैं जिससे आपको क्वेश्चन दिखे। समस्या निवारण में मूल कारण विश्लेषण शब्द का तात्पर्य क्या है? बताइए, अगर कोई समस्या को हम निवारित कर रहे हैं तो उसमें मूल विश्लेषण किस पर करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों में हम सीधे ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दिया जाएगा। इसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, इसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या होगा, पहला विफलता के तत्काल कारण की पहचान करना, मूल विश्लेषण का पहला ये होगा कि अंतर्निहित समस्या की पहचान करने के लिए एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण होगा, कि सभी घटकों को एक एक करके जांचना होगा, कि मरम्मत के बाद उपकरण का परीक्षण करना होगा। अब बताइए, जो अगर कोई प्रॉब्लम मशीन में ही आ गई तो सबसे पहले हम ढूंढें कि इसके अंदर कहाँ फॉल्ट हो रहा है। तो अंतर्निहित जो फॉल्ट है जिससे फॉल्ट को पूर्ण रूप से दूर किया जाए, ऊपर ऊपर हम फॉल्ट को नहीं दूर करेंगे तो उसके जो इंटरनल आंतरिक है उस समस्या को ढूंढा जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन हमारा बी सही होगा, क्योंकि अंतर्निहित समस्या की अगर पहचान कर लें तो वो जितने उसके फॉल्ट हैं वो जड़ से फॉल्ट समाप्त हो जाएगा। कोई समस्या आ रही है तो इंटरनल ढूंढा जाए कहां से उत्पन्न हुआ, उसी को हम हटाएंगे तो जितने हमारे फॉल्ट होंगे मशीन के वो दूर। अगर ऊपर ऊपर करेंगे तो इंटरनल फॉल्ट बना रहेगा। इसलिए याद रहे कि मूल विश्लेषण में आप अंतर्निहित पहचान की व्यक्तिगत दृष्टिकोण की पहचान करेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सब लोग बताएं, जवाब दीजिए। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको जब मैक्सिमम इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब। जैसे क्वेश्चन है, खड़े वाहनों को पार या पास करते समय, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, वाहन खड़ा हुआ है, पास करते समय फिर डैश, नजर रखें जो खड़े वाहन के सामने से अचानक निकल सकते हैं, ओवरटेक करते समय इसे सदैव डैश डैश ओवर किस ओर से करना चाहिए, और अपने वाहन और अन्य के बीच सदैव उचित या कितनी दूरी बनाए रखें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक तरह से गैपिंग को भरने के लिए आया है, तो ऑप्शन के आधार पे आपको गैपिंग भरना है। तो जैसे अगर वाहन खड़ा है तो पास करते समय क्या करेंगे, पैदल यात्रियों करेंगे कि साइकिल चालक करेगा कि वाहन करेगा कि चालक करेगा। अगर खड़े वाहनों को पार करना है तो हम सब क्या करेंगे, पैदल यात्रियों के लिए ही, खड़े वाहन है तो पैदल यात्री सामने से पार कर जाएगा, उसको कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे फिर कह रहा है अचानक निकल सकते हैं, ओवरटेक करते समय किस साइड से ओवरटेक करेंगे। अगर गाड़ी जा रही है ओवरटेक करना है तो किस साइड से, आप दाएं साइड करोगे कि बाएं साइड से करोगे, कि दाएं साइड कि बाएं साइड। तो याद रहे, पैदल यात्री कर रहा है तो आपका किधर से करेगा, दाएं साइड से ओवरटेक करेंगे। किधर से ओवरटेक करना है, किधर से, दाएं साइड से। और क्या उससे सटके जाना है, नहीं, कुछ न कुछ दूरी बना के जाना है। तो यहाँ पे आपका जो गैप भरा जाएगा, यहाँ पे रहेगा पैदल यात्री करेगा, और साथ साथ किधर से ओवरटेक करना चाहिए, दाएं साइड से, और उनके बीच उचित क्या होनी चाहिए, दूरी या डिस्टेंस होना चाहिए। इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। तो जो लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं, हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में बने हैं, आप सभी लोग मैसेज करें, कमेंट करें और क्वेश्चन का भी जवाब देते हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का सही ही जवाब हो, भाई गलतियों से ही आदमी सीखता है। बहुत बढ़िया, हमारे साथ निपानी जी जुड़ चुके हैं। लव यू, आपको भी इस सेशन को तगड़े से शेयर करिए, और हमारे ITI इलेक्ट्रीशियन जो प्लेटफॉर्म YCT का बना है उससे
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। आगाज हो चुका है, चलिए स्टार्ट करें। अब यहाँ पे हम सब बात करते हैं कि वाहन सड़क परीक्षण, जितने व्हीकल रोड टेस्टिंग कराना है का मुख्य कारण क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आप जैसे अपना मोटरसाइकिल बनाए, मैकेनिक के पास दिए, वो बना दिया, अब वो सही बना है या गड़बड़ बना है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसकी आप क्या करोगे। वो जो मैकेनिक बनाए, भाई पहले टेस्ट तुम करके आओ कि देखो सही वास्तव में बन चुका है कि नहीं। अगर बन चुका है तब मैं उसके ले जाऊं चलाने के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो कह रहा है कि वाहन सड़क परीक्षण कराने का मुख्य कारण क्या होता है। आप क्यों परीक्षण कराओगे, बाइक बनी है कि नहीं बनी है, सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो क्यों कराना चाहेंगे। आइए देखते हैं। यह जांचने के लिए कि वाहन की कितनी तेज चल सकता है, नहीं, ये जांचने के लिए नहीं, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके लिए करते हैं। फिर सेकंड क्या है आपका कि ईंधन दक्षता बढ़ाने के लिए करेंगे। भाई ईंधन दक्षता बढ़ाना, वो जो वर्क है वो मेन वर्क की बात करिए, ये भी नहीं होगा। फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहन सुरक्षित और उचित प्रकार से कार्य कर रहा है कि नहीं। ये एग्जैक्ट जवाब दे रहे हैं कि हम अगर बाइक बनवा लिए तो सुरक्षित है और उचित प्रकार से कार्य कर रहा है कि नहीं। यही चीज हम नया भी खरीदेंगे या पुराना बनवा रहे हैं तो ये चेक करेंगे। और कौन चेक करेगा, जिसको पास नॉलेज हो, अच्छा जो पकड़ पाए कमियों को, एक प्रशिक्षित वाला ही चेक करेगा, अन्यथा जो नौसिखिया है वो नहीं चेक कर पाएगा। तो इसलिए आपका सही जवाब यही होगा। जबकि कर निरीक्षणों की आवश्यकता से बचने के लिए, नहीं भाई निरीक्षणों की आवश्यकता, गलत कर रहे हैं। तो आपका यह है कि जब भी बाइक रिपेयर आप कराओगे या कोई भी वाहन रिपेयर कराओगे तो रोड वाहन सड़क परीक्षण या वाहन रोड टेस्टिंग के लिए आप ये सुनिश्चित करोगे कि वाहन उचित प्रकार से कार्य कर रहा है कि नहीं। क्लियर बात है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईंधन उत्प्लाव से संबंधित प्रमुख जोखिम है। अब यहाँ उत्प्लाव का मतलब होता है लीकेज। उत्प्लाव का मतलब लीकेज, क्या होगा, लीकेज। और ईंधन मतलब पेट्रोल। मान लीजिए पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है, ईंधन मतलब हम मान ले रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल है। तो अगर पेट्रोल लीकेज कर रहा है तो उसका प्रमुख खतरा क्या हो सकता है। आपका बाइक है, कार है, अगर पेट्रोल लीकेज कर रहा है तो क्या खतरा हो सकता है। यहाँ उत्प्लाव का मतलब यही होगा, लीकेज हो रहा है। तो लीकेज हो रहा है तो क्या खतरा हो सकता है। आप सोचिए, ऐसे क्वेश्चन को केवल शब्दों का फर्क है, अगर शब्द समझ में आ जाए तो क्वेश्चन जवाब दे सकते हैं। आपको केवल चारों विकल्पों को क्या करना है, पढ़ना है। तो चारों विकल्प एक बार पढ़िए और जवाब दे सकते हैं। बताइए, अगर कार है या मोटरसाइकिल है, अगर उसमें पेट्रोल लीकेज कर रहा है, डीजल लीकेज कर रहा है, तो आपको क्या खतरा हो सकता है या पर्यावरण को क्या खतरा हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए तो क्या है, उत्पादक में वृद्धि हो जाएगी। अरे भाई लीकेज कर रहा है तो उत्पादक में वृद्धि होगी, गलत कर रहे हैं। ठीक है, कार्यशाला के फर्श के लिए उचित स्नेहन होगा। भाई वर्कशॉप के लिए गाड़ी रोड पे चल रही है, लीकेज हो रहा है, तो आप लुब्रिकेंट का काम करोगे, ये तो बिल्कुल गलत। कुछ ऐसे ऑप्शन है जो सीधे गलत हो जाएंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का जवाब विकल्प पढ़ के ही दिया जा सकता है। आपको कहीं से कोई कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अग्नि का संकट, हाँ लीकेज होगा तो आग लग सकती है और पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। भाई पेट्रोल डीजल अगर लीकेज हो रहा है, गाड़ी चल रही तो आग लग सकता है। और ज्यादा लीकेज होगा, बाहर ज्यादा पेट्रोल गिर रहा है, किसी आग के या हीट के संपर्क में आएगा तो बाहर आग लग जाएगा। वातावरण में जितने लोग हैं, पर्सन हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें आग लगे तो वातावरण प्रभावित हो जाएगा। अर्थात लीकेज होने पर सबसे एग्जैक्ट जो सही जवाब दे रहे हैं कि आग लग जाएगी और पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। ये जवाब इनका कुछ हद तक क्या है भाई, कुछ हद तक नहीं सही है। अब आगे देखो, कह रहा है वेंटिलेशन की कम आवश्यकता। भाई साहब पेट्रोल कम हो रहा है, डीजल कम हो रहा है, तो वेंटिलेशन क्या हमको क्या चाहिए, गाड़ी आगे बढ़े तो आग पकड़ लेगी। ये तो सरासर गलत है। देखिए 3 ऑप्शन तो ऐसे जो सीधे आप गलत कर सकते हैं, और एक ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा, सी, यही ऑप्शन क्या है, सही है। यहां तक डाउट क्लियर हुआ। देखिए जितने सेफ्टी और प्रिकॉशन से हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आप सीधे विकल्प पढ़ के दोगे तब भी सही हो जाएगा, इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फायरमैन स्विच पर
आप चिन्ह की स्थिति क्या होनी चाहिए। आप देखते हैं फायरमैन स्विच होता है, आग लगने वाला स्विच होता है। जितने हमारे पावर हाउस होते हैं वहां पे ट्रांसफार्मर में अगर हीट ज्यादा बढ़ जाएगा तो आग लग सकती है, तो वहां पे एक फायरमैन स्विच होता है। तो उसकी पूछ रहे हैं कि जो चिन्ह है, आप पोजीशन का जो चिन्ह है वो कैसा होना चाहिए, फायरमैन का जो चिन्ह है वो कैसा होना चाहिए। कारण सबसे नीचे होना चाहिए, उसमें जो स्विच होता है वो नीचे होना चाहिए, कि साइड पर होना चाहिए, कि सबसे ऊपर होना चाहिए, कि बीच में होना चाहिए। ये तो जवाब आप लोग भाई दे सकते हो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फायरमैन स्विच कैसा होता है ये देख लो, ये देखिए यही फायरमैन स्विच है। तो फायरमैन स्विच जो हमारे पास लगा रहेगा पावर हाउस पर, उसका ये टॉप पे होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? टॉप। टॉप का मतलब क्या होगा? आप कंडीशन पे, आप कंडीशन पे रहना चाहिए, जिससे हम क्या करें, कहीं भी देख रहे हैं हीट बढ़ रहा है, आग लगने का चांस है, तुरंत फायर स्विच को नीचे हम कर सकें, इसको नीचे ला सके। तो कहां रहना चाहिए? टॉप पर रहना चाहिए। यही आपका क्या है? फायर स्विच है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? फायर स्विच बोल रहे हैं। यही आपका फायर स्विच है, इसी को हम फायर स्विच कह रहे हैं। ये आपका क्या है? फायर स्विच है। क्लियर बात हो गई? तो इसका जवाब तो आप लोग दे चुके होंगे। ये देखिए, तो कहां पर आना चाहिए? सबसे ऊपर, टॉप पे होना चाहिए। फायर स्विच कहां होना चाहिए? सबसे ऊपर, अर्थात टॉप पे होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग भी जवाब देते रहिए। ऐसे क्वेश्चनों का जवाब हम सब क्या करते हैं? ऑप्शन पढ़ के ही देते हैं, क्योंकि सेफ्टी और हेल्थ जो प्रिकॉशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सब बताइए। क्वेश्चन है कि स्क्राइबर के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्क्राइबर जानते हैं एक टूल होता है जो मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो बताइए उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन सही होगा। कह रहा है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग करते समय नोक पर कार्क लगाएं। फर्स्ट ऑप्शन। स्क्राइबर को अपनी जेब में रख लें। फिर रेखाएं खींचते और खुरदते समय स्क्राइबर का उपयोग पेंसिल की तरह किया जाता है। फिर कह रहा है स्क्राइबर की नोक बहुत तेज होती है, इसलिए उन्हें बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। अब इसका जवाब कैसे दोगे? देखिए आपको जो स्क्राइबर होता है, ये देखिए यही स्क्राइबर है, यही आपका क्या है? स्क्राइबर है। ये स्क्राइबर है, ये नुकीला होता है। ये कैसा होता है? नुकीला होता है। ये कैसा होता है? नुकीला होता है। अगर ये इसको जब यूज कर रहे हैं तभी तो इसको ओपन करें, इसमें कॉर्क लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कॉर्क। जब यूज नहीं कर रहे हैं इसको कॉर्क के अंदर पैक कर देंगे। कॉर्क के अंदर पैक कर देंगे। किसके अंदर? कॉर्क। कॉर्क के अंदर रखा जाएगा। ये कॉर्क के अंदर रखा जाएगा। जब नहीं यूज कर रहे हैं कॉर्क के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत तेज धार होती है। ये इसमें क्या होती है? तेज धार होती है। इसमें तेज धार होती है। इसमें तेज धार होती है, और तेज धार है तो जेब में रखोगे या हाथ से लग जाएगा तो कट सकता है। और जो स्क्राइबर का यूज है, स्क्राइबर का जो हम यूज करेंगे वो किसके लिए करते हैं? मार्किंग के लिए करते हैं। मार्किंग के लिए, लकड़ी आदि पे मार्किंग करने के लिए या मेटल आदि पे मार्किंग खींचने के लिए हम मार्किंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करेंगे? मार्किंग के लिए। तो स्क्राइबर जब यूज किया जाए तभी उसका कार्क हटाइए। जैसे हम सब पेन का कैप लगाते हैं, यूज करना लिखना होता है तो कैप निकाल देते हैं, तो ऐसे स्क्राइबर नुकीला टूल से है, खतरा हो सकता है, इसलिए उसको कार्क में रखा जाता है। जब यूज नहीं कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कहाँ गया भाई? बैक साइड क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो अर्थात रोकने के लिए आप नोक पर कार्क लगाएंगे। दुर्घटना से बचने के लिए आप क्या करोगे? नोक पर कार्क लगा दे, जिससे आप सेफ हो चुके, सेफ रह सकें। क्लियर? अब आइए, ऐसे ही आपको एनिमेशन जो डायग्राम है प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाए। कभी कभी ये होता है सेफ्टी और प्रिकॉशन के क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझ नहीं पाते, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल ना तो किए हैं। अगर प्रैक्टिकल किए रहे, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, टर्मिनोलॉजी आ जाते हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए इन सबको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सब डायग्राम के द्वारा भी समझ लेंगे। जहां डायग्राम कह सकता है वहां डायग्राम का यूज करेंगे, और जहां हमें थ्योरी कह सकता है वहां थ्योरी का यूज करेंगे। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, चूंकि यह ITI इलेक्ट्रीशियन का लिंक अभी आपको दे दिया गया है, वहां पे डायरेक्ट आप इलेक्ट्रीशियन चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करें। चलिए बताइए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, ALP CBT 2 में 2025 में क्वेश्चन आया है 6/5 को, 2:30 बजे वाले शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा भरे थे आपको 2025 ALP में। सेफ्टी एंड हेल्थ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले हैं, लगभग 10 तक क्वेश्चन थे, जो कि क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन के आधार पर जवाब दिए जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करें। देखिए कार्यशाला वाहनों पर, देखिए वर्कशॉप में कह रहा है सड़क मतलब रोड टेस्टिंग, कौन सा टेस्टिंग, रोड टेस्टिंग, रोड टेस्टिंग कराने के लिए कौन अधिकृत होता है। भाई आपको बताया गया बाइक बनवाओगे, कार बनवाओगे, तो रोड टेस्टिंग कौन करेगा, आप करोगे। भाई जो मैकेनिक है या जो नया खरीद रहे हैं, जो बेच रहा है, उसके पास स्किल्ड होना चाहिए, अच्छा अनुभवी होना चाहिए, वही रोड टेस्टिंग करेगा। तो चलिए बताइए, कोई भी कर्मचारी कर सकता है, गलत बात। अब जिसको नहीं चलाने आता है कहां से चेक करेगा, कंपनी के लेखाकार फाइल देखेगा कि जाके रोड टेस्टिंग करेगा, गलत बात। वर्कशॉप में आए विजिटर, बताओ वर्कशॉप में जो विजिट करने आए वो जाए आपका टेस्ट करेगा बाइक सही है, कार सही है कि नहीं, ये भी गलत करे। देखो ऐसे क्वेश्चन सीधे ऑप्शन पढ़ के दिए जा सकते हैं। केवल प्रशिक्षित एवं प्रमाणित कार्मिक, ओनली ट्रेंड एंड सर्टिफाइड पर्सनल ही कर पाएगा, आपको पहले ही बताया गया था। तो अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन क्या होगा, डी सही। क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन देख के ही आप कर सकते हैं। चलिए बताइए, पारा आधारित क्लिनिकल थर्मामीटर का समान ताप परिसर क्या होता है। थर्मामीटर भाई टेम्परेचर मेजर करता है, और जो मेडिकल में यूज करते हैं उसका कितना होता है रेंज, तो याद कर लो भाई, ये डाटा याद करने वाला है। यह होगा आपका 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। ये डाटा है, ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए जवाब। यहाँ पे लैंप होल्डर से पृथक कार्ड ग्रिप अथवा अंडर राइटर नाट का उपयोग अन्य कहाँ किया जाता है। अब पहली बात अब कहोगे सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा क्या कह रहा है। भाई आप देखते हो होल्डर बनाते हैं, पहले ध्यान से देखिए, ये ऐसे होल्डर होता है, ये होल्डर होता है, और यहाँ पे ऐसे बल्ब लगा होता है। चलिए ये आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे होल होते हैं। आप लोग इसमें 2 वायर लेके जाते हैं, एक फेज वायर जाता है और एक न्यूट्रल वायर जाता है। फेज वायर जानते हो रेड कलर का होता है, न्यूट्रल क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, और अर्थिंग क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे अब न्यूट्रल ले चले जाइए, ये न्यूट्रल भी गया, यह हो गया। तो हम सब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे होल्डर को पिन से यहाँ पे जोड़ दिए, तो अगर जो जोड़ होगा वो हमारा खुल सकता है। क्या हो सकता है, खुल सकता है। यहाँ पे पिन रहती है, यहाँ पे क्या होगा, पिन में स्क्रू से कसते हैं, खिंचाव पड़ेगा तो खिंचाव पड़ सकता है। हम चाहते हैं इस पे खिंचाव ना पड़े, टर्मिनल खुले ना, तो उसके लिए वायर को वहीं पे गांठ बांधते हैं। क्या बांधते हैं, गांठ, उसी को नाट बोल रहे हैं। जो गांठ बांधते हैं वायर में, ऐसे करके वायर में हम जो यहाँ गांठ बांधेंगे, जो यहाँ पे गांठ बांधा जाएगा, जिससे वायर जब ऊपर की तरफ खींचे तो गांठ रोक दे, आपका टर्मिनल ओपन ना हो पाए, टर्मिनल पे खिंचाव ना पड़े, वायर टूटने ना पाए, तो उसी को नाट बोल रहे हैं। तो इसे अंडर राइटर नाट बोलते हैं, जिससे हमारा टर्मिनल ओपन ना होने पाए। क्लियर बात। तो अर्थिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं, नहीं भाई अर्थिंग सिस्टम के लिए नहीं यूज करते हैं। पुल स्विच के लिए, हाँ पुल स्विच में यूज होता है, क्योंकि जो पुल स्विच होता है जो खींचते हैं, तो उसमें उसका टर्मिनल क्या हो सकता है, खींचे नीचे खींच के चला आएगा। अगर गांठ बांधे रहेंगे अंदर तो टर्मिनल तनाव नहीं पाएगा, इसी गांठ पे नाट पे पड़ेगा। तो इसलिए इसका यूज हम किस पे कर सकते हैं, पुल स्विच में कर सकते हैं। जबकि जो वॉल फैन होते हैं, वॉल फैन आप देखे होंगे, उसमें पुल स्विच लगा होता है। पुल स्विच को हम रस्सी लगी होती है, उसको खींचते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो हम टर्मिनल खुलने ना पाए खींचने के लिए इसे उसमें नट का प्रयोग करते हैं, जैसा हम होल्डर में लगाते वक्त करते हैं। तीसरे अर्थात किसमें करेंगे, पुल स्विच में। किसमें करेंगे, पुल स्विच में। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी सही है। और उच्च वोल्टेज सब स्टेशन के लिए नहीं करते हैं, और परिपथ वियोजक मतलब सर्किट ब्रेकर पैनल में नहीं करते हैं। पुल स्विच में दिए गए ऑप्शन के आधार किस पे करेंगे, पुल स्विच में करेंगे।
यहां तक डाउट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए। आपातकालीन निकासी योजना का क्या उद्देश्य है? आप लोग जनरली लाइब्रेरी जा रहे हैं तो एक इमरजेंसी गेट होता है, एक एंट्री गेट है और एक इमरजेंसी गेट है। इमरजेंसी गेट का प्रयोग कब करोगे? इमरजेंसी गेट का प्रयोग कब करोगे? उत्पादक में वृद्धि करने के लिए? नहीं भाई, ये गलत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षित और व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करना। कई इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी पोजीशन में के दौरान आग लग गई, कुछ भी हो गया, भागोगे कैसे? तो इमरजेंसी जो गेट लगा उसी को ओपन करो, उसी के द्वारा बाहर जाओ, या जो है उससे कुछ लोग कुछ इमरजेंसी आपातकालीन में सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से निकासी के लिए प्रयोग करते हैं। ए वाला जवाब इनका सही है, बी वाला जवाब सही है। और श्रमिकों को जल्दी जाने की सुविधा पर? नहीं भाई, इमरजेंसी जल्दी जाने के लिए नहीं होता है। अगर बना दो तो कार्मिक आएगा, भाग जाएगा, काम ही नहीं करेगा। और कह रहा है सुरक्षा अभ्यास से बचने के लिए। भाई सुरक्षा अभ्यास वहां गए हो काम करने के लिए, सुरक्षा अभ्यास से बचने के लिए गए हो, एक गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताएं। कह रहे हैं कि भारत द्वारा जितने खतरनाक अपशिष्ट हैं, खतरनाक अपशिष्ट क्या होते हैं भाई साहब? खतरनाक अपशिष्ट क्या होते हैं? आप मेडिकल में देख रहे हैं सिरिंज निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल में जितने टूल्स वेस्टेज मटेरियल हैं, ये सब अपशिष्ट हैं। इनको कहाँ पे रखा जाए, कहाँ सुरक्षित किया जाए, ये सब आपके वेस्टेज मटेरियल होते हैं। तो कह रहे हैं इनको क्या करना? निपटान करना है। निपटान मतलब इनको क्या करना है? डिस्पोजल करना है। और इनको क्या करना? मैनेजमेंट करना है। प्रहस्तन शब्द ही ऐसे है, नहीं समझ आते हैं। इसका मतलब आपको मैनेजमेंट करना है। आपको दिखा दे रहा है, ये देखिए, मैनेजमेंट करना है और हैंडलिंग करना है। यहाँ पे निपटान का मतलब हैंडलिंग होगा और प्रहस्तन का मतलब क्या होगा? मैनेज करना होगा। क्लियर बात? नहीं, प्रहस्तन का मतलब यहाँ पे जान लीजिए हैंडलिंग होगा, हैंडलिंग होगा। और निपटान मतलब यहाँ मैनेजमेंट है। निपटान का मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट। और प्रहस्तन का मतलब होगा हैंडलिंग। भाई शब्द अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। गलती कहाँ होती है? जब शब्द नहीं पता चलते हैं। अगर शब्द का भाव पता चल जाए, यहाँ पे कुछ जितने प्रिकॉशन है, सेफ्टी और रूल वाले हैं, उनमें शब्द ही इतने टेढ़े होते हैं। अगर शब्द समझ जाए तो क्वेश्चन का जवाब नहीं पढ़ो रहोगे तब भी दे लोगे। एक अनपढ़ बंदा रहेगा तब भी बता देगा। जितने खतरनाक हमारे टूल्स होते हैं, चाहे मेडिकल के हों चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, तो उनका मैनेजमेंट और उनको कैसे हटाया जाए, ये सब काम हम करते हैं। अब देखिए, तो कह रहा है के लिए खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और नियमावली किस नियम में लागू किया गया है? किसमें लागू किया गया है? 1987 में लागू किया गया है कि 2000 में लागू किया गया है कि आपका 1989 में लागू किया गया है कि 1982 में? ये आपको याद करने वाला डाटा है। तो जितने हमारे अपशिष्ट हैं खतरनाक वाले, इनको कैसे हटाया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ये बनाया गया था आपका किस सन में? 1989 में। कि जितने खतरनाक जो वेस्टेज है उनको कहाँ रखा जाए, कैसे हटाया जाए, तो नियमावली बनाई गई थी 1989 में। ये याद करने वाला डाटा, इसको आप सभी लोग याद करेंगे। ठीक, तो चलिए बताइए, कार्यस्थल पर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप लैब में हैं, वर्कशॉप में हैं, तो व्यक्तिगत सुरक्षा करने के लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन के आधार पर देखो, आप मान लीजिए वर्कशॉप पे हैं इलेक्ट्रिकल के, तो वहां पे व्यक्तिगत सुरक्षा करने के लिए क्या उपाय करोगे? ऑप्शन देख के जवाब देना है। बहुत बढ़िया, हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरू जी भाई, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए, बताइए। बहुत बढ़िया जवाब, जवाब ये आ चुका है, बहुत अच्छे। तो व्यक्तिगत सुरक्षा पहने, हाँ देखिए, पर्सनल के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे, जिसे कहते पीपीई। पीपीई वर्कशॉपों में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। सर को बचाना है, हाथ को बचाना है, आंख को बचाना है, कान को बचाना है। अभी पीपीई भी बताएंगे कौन कौन पीपीई होता है, पीपीई 1 क्या है, पीपीई 2 क्या है, पीपीई 3 क्या है, वो भी जानेंगे। तो वर्कशॉप में पर्सनल सुरक्षा के लिए हम पीपीई का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है कि कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए जोखिम उठाओ। भाई गलत, आप काम भी करो जोखिम भी उठाओ, तब तो अच्छे इंजीनियर आप नहीं है। उपकरणों की जांच किए बिना जल्दबाजी में काम करें, गलत बात। जल्दबाजी में काम करो, खतरा हो जाएगा।
पता लगी वर्कशॉप में बचेंगे नहीं, आत्मा ऊपर शरीर नीचे, ये गलत बात कर रहे हैं। कह रहा है चेतावनी के संकेतों और निर्देशों की उपेक्षा करने के लिए नहीं भाई, चेतावनी संकेत का पालन करना है। इलेक्ट्रिसिटी की घर का भाई भतीजा सास ससुर नहीं है, साली नहीं है कि छोड़ देगी कि जीजा जी है काम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो इसलिए नियम को पालन करना पड़ेगा। वर्कशॉपों में बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोखिम उठाना नहीं है, पीपीई पहनना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताएं। आप सभी लोग इस सेशन को जितना से अधिक शेयर कर पाए शेयर करिए। अब देखिए PP1 के अंतर्गत क्या आता है। देखिए आप मान लीजिए आप हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, हेड की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना है, ईयरफोन लगाना है, फेस ग्लास लगाना है, आई प्रोटेक्शन लगाना है, ऐसे ग्लास कपड़े पहनना है, ग्लव्स पहनना है, जूते पहनने हैं। तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है PP1 के अंतर्गत क्या आएगा, जूता आता है। PP1 के अंतर्गत जूता आता है। PP2 के अंतर्गत हेलमेट आता है। PP3 के अंतर्गत आपका स्वास्थ्य संबंधी उपकरण आएंगे। PP4 के अंतर्गत भुजाएं तथा हाथ सुरक्षा, जितने भुजाएं और हाथ सुरक्षा है वो आएंगे। और PP5 के अंतर्गत आंख और चेहरा आएगा, आंख और चेहरा आएगा। भाई ये जेई और यही क्वेश्चन कुछ बनते हैं, तो इसलिए ये आपका केवल ITI के लिए ही नहीं है, आपके लिए भी है, क्वेश्चन बनते हैं भाई। ये एक दो क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। अब देखिए PP6 क्या है, सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरा कवर करने के लिए। और PP7 कान की सुरक्षा के लिए, क्वेश्चन बना हुआ इनसे। PP8 क्या है, सेफ्टी बेल्ट के लिए। और PP2 था हेलमेट के लिए, PP1 था आपका जूते के लिए। क्लियर बात। तो PP1 PP2 के अंतर्गत क्या आता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। चलिए बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत विफलता होने के दौरान अगर विद्युत फेल हो गया, एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया तो आप क्या सुरक्षा उपाय करोगे, कोई मोटर है, जनरेटर है, तो क्या करना है बताइए। क्वेश्चन का एक तरीका यही है। कह रहा है विद्युत की स्थिति की पुष्टि किए बिना उपकरणों का उपयोग जारी रखें। भाई अगर फॉल्ट हो गया है तो पहले पूरी सप्लाई बंद कर दो, पहले चेक करो कहां फॉल्ट है, जब तक सही ना हो तब तक सप्लाई ऑन ना करो। तो बिल्कुल जबरदस्ती गलती कर रहे हैं, आपको खतरा हो जाएगा भाई, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये गलत कर रहे हैं। फिर अगला, सुनिश्चित करना कि सभी मशीन और विद्युत उपकरण बंद हो। हाँ ये बात सही है, अगर फॉल्ट हो गया तो सुनिश्चित करना है कि सभी उपकरण और मशीन बंद है कि नहीं है, ये सही कर रहे हैं, ये बात इनकी सही है। रोशनी के लिए मोमबत्ती का उपयोग करें। भाई रोशनी के लिए मोमबत्ती तो फर्जी जवाब हो गया। आगे, अलार्म सिस्टम की उपेक्षा करें। भाई अलार्म बज रहा है, फॉल्ट हो गया तो उपेक्षा नहीं, जानना है, इलेक्ट्रिसिटी रिश्तेदार नहीं है, उपेक्षा नहीं करना है, गलत कर रहा है। तो कौन सा जवाब आपका सही है भाई साहब, ऑप्शन बी सही है। कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन बी सही है। भाई हमारे साथ जो लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप क्वेश्चन का जवाब देते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, सेफ्टी वाले प्रिकॉशन वाले जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर शब्द समझ में आ गए तो क्वेश्चन पक्का आप सही कर दोगे। इसका विकल्प देखकर ही आप बता दोगे कौन सा गलत कौन सा सही है। चलिए बताइए, भारत में कार्यस्थल सुरक्षा विनियमों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है। भैया ये देखो लेटेस्ट क्वेश्चन RRB LP CBT 2 में आया है 2025 में। भैया भरमार था 2025 के LP में सेफ्टी और प्रिकॉशन का। ऐसे क्वेश्चन बच्चे सोचे क्या है, तो प्रैक्टिकली पूछ रहा है, वास्तव प्रैक्टिकली है ही, केवल शब्दों को समझो और जवाब दो। देखिए कह रहे हैं वर्कशॉप कार्यस्थल में यही काम कर रहे हैं तो वहां जो सेफ्टी सुरक्षा के जो रेगुलेशन है, नियम बने हैं, को लागू करने के लिए निश्चित कौन सा संगठन उत्तरदायी, किस संगठन के अंतर्गत ये आपका नियम बनाया जाता है सेफ्टी के लिए, बताइए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भैया WHO है, ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ नहीं है, सेफ्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। कह रहा है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA। भैया ये तो आपका खाद्य पदार्थ से है, खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ है, ये सेफ्टी से नहीं है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से नहीं है। अगला देखिए, आपका महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान DGFASLI
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स। आ गया ना, आ गया फैक्ट्री। तो भैया यही बनाया है सेफ्टी के लिए, यही बनाया है सेफ्टी के लिए। और अगला देखो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए, भैया ये पर्यावरण सुरक्षा करता है। क्या करता है? ये पर्यावरण। बताओ, इसका ऑप्शन ही आपको बता दिया कि कौन सा सही होगा। क्या याद करना है? नहीं, ऑप्शन पढ़ो और बाकी को सबको अलग करो, कि जो बच रहा फैक्ट्री रिलेशन नियम वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए नेक्स्ट बताइए। अब यहां बात करते हैं औद्योगिक अपशिष्ट के लिए उचित निपटान, मतलब उसको हैंडलिंग करना है। निपटान मतलब यहाँ पे हैंडलिंग है भाई, या मैनेजमेंट है, वही जान लीजिए। ये डिस्पोजल लिखा है, उसको हटाने के लिए तो क्या करना है, प्रक्रियाओं का पालन क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। इंडस्ट्रियल में जितने अपशिष्ट हैं उनको हटाने के लिए, मैनेज करने के लिए क्यों आवश्यक है? जवाब दीजिए। कचरे को छांटने में लगने वाले समय और आयाम को बचाने के लिए आवश्यक है, कि पर्यावरण नियमों का पालन करने के लिए तथा प्रदूषण को कम करने के लिए है, कि आवश्यक कचरा डिब्बों की संख्या को कम करने के लिए है, कि अपशिष्ट को कहीं भी विघटित करने के लिए है? बताइए। सबसे सही जवाब है कि पर्यावरण नियमों का पालन करने के लिए तथा प्रदूषण को कम करने के लिए ये नियम बनाया गया है। जितने कचरे हैं, अपशिष्ट हैं, जितने केमिकल के हों, मेडिकल के हों, इलेक्ट्रिकल को हों, इनको अच्छी जगह रखे जिससे एनवायरमेंटल प्रदूषित न होने पाए। तो कौन सा जवाब सही है? ऑप्शन बी सही है। ऐसे क्वेश्चन सीधे देख कर ही जवाब दिए जा सकते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आघात से छाती पर चोट लगने पर व्यक्ति को क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए? बताइए। अगर व्यक्ति को छाती पे चोट लग गई, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाए? कौन सा सीपीआर यूज करेंगे? कौन सा सीपीआर यूज करेंगे? बताइए। छाती पे चोट लगी है, नेल्सन मेथड प्रयोग करेंगे, कि मुख से विधि का प्रयोग करेंगे, फेस टू फेस मेथड का, कि साइफर मेथड का प्रयोग करेंगे, कि आपका मरहम लगाना पड़ेगा? भाई अगर छाती पे चोट लगी है, आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, एक कब किया, छाती पे चोट लगी है और सांस नहीं ले पा रहा है, चेक किए। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगे, देखिए पहले चेक करिए आदमी होश में है कि नहीं है। अगर सांसें नहीं ले पाया तो आपको सांस देना पड़ेगा, कृत्रिम सांस देना पड़ेगा। और कृत्रिम सांस देने की 3 विधियां हैं। मुंह से मुंह विधि है, नेल्सन है, और आपका यहाँ पे जो बताया गया साइफर विधि है। 3 विधियों का प्रयोग करते हैं और प्रत्येक विधियां किसी न किसी के लिए यूज की जाएंगी। तो पहले हम इनके बारे में जानते हैं। छाती पे अगर चोट लगेगी, छाती पे अगर चोट लगेगी तो हम सब यूज करते हैं मुख से मुख विधि। मुख से मुख विधि, फेस टू फेस विधि का प्रयोग करते हैं। और कैसे करते हैं आपको भी बता रहे हैं डायग्राम के द्वारा। देखिए, अगर यहां सीने पे चोट लग गई, सीपीआर दिया जाता है। सीपीआर का पूरा नाम होता है कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन। सीपीआर देना कहते हैं। अगर छाती पे चोट लगेगी तो आपको मुंह से मुंह विधि का मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो फिर आपके पास सुविधा है तो ऑक्सीजन पाइप लगा दें। क्या लगा दें? ऑक्सीजन पाइप लगाइए। भाई आदमी गंदा है, नाक बह रही है, तो मुंह से सांस देने चाहोगे? तो घिरा है, अब कहोगे सर हमारे घर है, हमारी गर्लफ्रेंड है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा जो करो भाई। लेकिन चलिए, अगर कब चोट लगेगी, जब छाती पे चोट लगेगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे मुख से मुख विधि का। और भी मेथड जान लेते हैं। ये देखिए, ये सिल्वेस्टर मेथड है। सिल्वेस्टर मेथड में, सिल्वेस्टर मेथड कब प्रयोग किया जाता है? यह मेथड जब चोट छाती पर लगी हो, छाती पर लगी हो। ये देखो, आदमी को सीना दाबा जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, सीने को दाबते हैं, तेजी से दाबते हैं, कई बार दाबते हैं, जिससे आदमी सांस नहीं चले तो सांस चलने लगे। अगर नहीं ले पा रहा है तब मुख से मुख विधि का हम प्रयोग करेंगे, मुख से मुख विधि का प्रयोग करेंगे। यह है साइफर मेथड। साइफर मेथड का प्रयोग कब किया जाएगा? जब पीठ पर चोट लगी हो, 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 चोट लगी हो, तब हम साइफर का प्रयोग करते हैं। तो वहां सीने पे
पीठ पे लगा है तो उल्टा करेंगे तो भाई चोट पीछे लगा है, तो उसको पेट के बल लेटाएंगे और पीछे साइड से हाथ से उसको मालिश करेंगे, जिससे आदमी की सांसें चलने लगेगी, सांसें चलने लगे। सीपीआर यही होता है। मुख से मुख विधि का प्रयोग कब करोगे? मुख से मुख विधि का प्रयोग करो जब चोट छाती पे लगी हो, जब चोट छाती पर लगी हो, जब चोट छाती पर हो, जब चोट छाती पर हो तो मुख से मुख विधि। और जब चोट पीठ पर हो, सैफर मेथड। और जब चोट भी आपका छाती पर, सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर और मुख से मुख विधि जब चोट छाती पे लगी होगी तब प्रयोग करेंगे। और नेल्सन कब प्रयोग करेंगे? जब पीठ पे चोट लगी होगी। कब प्रयोग करेंगे? जब पीठ पर चोट लगी होगी। यहां तक सभी का डाउट क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए, नेल्सन का प्रयोग कब किया जाएगा? जब पीठ पर चोट हो, जब पीठ पर क्या हो? चोट हो। मुख से मुख विधि कब प्रयोग करेंगे? छाती पर चोट हो, सीने पर चोट हो, छाती पर चोट हो, तब इसका प्रयोग करेंगे। सैफर मेथड, सैफर मेथड आपका कब प्रयोग किया जाएगा? बता दो भाई। जब छाती पर हो, जब क्या हो? छाती पर चोट हो। मरहम नहीं लगाते हैं वहां पे, सीपीआर मतलब सांस देना होता है। ये बातें आपको एक एक करके बताई गई। ऐसे ही आपको जहां डायग्राम की आवश्यकता होगी, देखो भाई ये थियरी विथ प्रैक्टिकल दोनों साथ हो रहा है आपका। पीवाईक्यू भी चल रहा है, आप कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी भूल नहीं सकते हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। बताइए, क्वेश्चन है BIS 732 1963, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 732 1963, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, यानी मतलब नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड सुरक्षा मानकों के अनुसार स्विच बोर्ड कहां नहीं लगाने चाहिए? बताइए, स्विच बोर्ड कहां नहीं लगना चाहिए? ऑप्शन देख के, अपने मत सोचो कि हम तुरंत जवाब दे दें, ऑप्शन देख के ही जवाब देना है। कहां नहीं लगाने चाहिए? गैस स्टोव या सिंक के ऊपर, सही कर रहे हैं। जहां पे गैस सिलेंडर रखा है, स्टोव रखा है, जहां गैस है वहां पे स्विच बोर्ड नहीं लगाओगे। इस समय गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही है, या यहाँ पे स्विच बोर्ड नहीं लगाओगे। इसके ऊपर दीवार पे स्विच बोर्ड नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, याद रहे। क्योंकि गैस लीकेज होने पर जैसे स्विच को ऑन करोगे, इलेक्ट्रिक भाई आग लग सकती है, याद रहे वहां पर। तो गैस स्टोव या सिंक के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, सही कह रहे हैं। और लिविंग में भाई ये गड़बड़ है, गैरेज में, यूटिलिटी में, तो सब में लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। यानी कि मतलब नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, यानी का मतलब क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड होगा। चलिए बताइए, किसी औद्योगिक प्रणाली के लिए अंडर साइड रेटिंग वाले तार को चुनने का क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखो भाई, अंडर साइज रेटिंग वाले तार को अगर चुन ले, हमारे घर 10 एम्पियर का लोड है, अगर हम 6 एम्पियर का चुन लेंगे तार, तो वायर हिट हो जाएगा, आग लग जाएगा। वायर हिट होगा और क्या होगा? आग लगेगा। कह रहे हैं कि अगर कम लोड है 10 एम्पियर का, वायर लगा रहे हैं 6 एम्पियर का, तो वायर जल्दी गर्म होगा, और गर्म होगा तो आग लग जाएगा। ये तो सीधा सीधा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? यह समग्र प्रणाली दक्षता को बढ़ाता है। गलत कर रहे हो भाई, वहां आग लग जाएगी, दक्षता, वायर ही भ्रष्ट हो गया, दक्षता कोई बात ही नहीं होगी। प्रणाली के प्रतिरोध को कम करता है, गलत कर रहे हो भाई, वहां बात है बचाने की, यहाँ कर रहा है प्रतिरोध कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप अतितापन मतलब ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग होगा, उपकरण क्षति हो सकता है, आग लगने का डर होगा। यही ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ऐसे क्वेश्चन तो सीधे प्रैक्टिकली है भाई साहब, सीधे हम क्वेश्चन को देख के जवाब दे सकते हैं। इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है भाई। क्यों नहीं होगा? आग लग रही है, वायर जल जा रहा है, तो क्यों महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा भाई साहब? चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताएं। 20वां क्वेश्चन आप सब लोग बताइए। यदि पृथ्वी प्रतिरोध, अर्थ टेस्टर की बात कर रहे हैं, अर्थ टेस्टर की मीटर सुई प्रबल प्रत्यावर्ती धाराओं के प्रभाव, मतलब एसी धाराओं के प्रभाव के कारण के दौरान कंपन कर रहा है। क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है।
तो निम्नलिखित में से किस का सावधानी की कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है? आपको पता है अर्थ टेस्टर से हम पृथ्वी का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, अर्थ टेस्टर से हम पृथ्वी का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वहां पे पॉइंटर लगा है, करें एसी करंट वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या करोगे? स्पीड बढ़ा दोगे। अर्थ टेस्टर में एक डीसी जनरेटर तो उसकी स्पीड बढ़ा दो, अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो वाइब्रेट करना बंद हो जाएगा, उसकी क्या करना है? स्पीड बढ़ाना है, ये याद रहे। तो यहाँ पर एक भिन्न स्थान पर इंसर्ट किया जाना चाहिए, गलत कर रहे हैं। धारा कुंडली टर्मिनलों को प्रतिलोमित किया जाए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। विभव कुंडली टर्मिनलों को प्रतिलोमित किया जाए, ये भी नहीं करना है। भू प्रतिरोध पर क्षेत्र का हैंडल की घूर्णन चाल वृद्धि बढ़ा दिया जाए, हैंडल की स्पीड को बढ़ा दीजिए, कंपन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्लियर बात? चले, आग बुझाने में समुथरिंग का क्या अभिप्राय है? अब आ जाइए, आग को बुझाना तो उसमें समुथरिंग का क्या उपयोग है? समुथरिंग का मतलब क्या होता है? समुथरिंग में क्या होता है आपको पता है? अभी ऑप्शन पढ़ लो फिर हम बताते हैं आपको। देखिए, समुथरिंग का क्या अभिप्राय है? आग से फ्यूल तत्वों को हटा देना। जैसे आग किसके कारण लगती है? ईंधन रहेगी, हीट रहेगा और ऑक्सीजन। आग लगने के लिए तीन ही चीज एलिमेंट है, ईंधन, हीट और आपका ऑक्सीजन। इन्हीं तीनों को अगर हटा दिया जाए तो आग आपकी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्लियर बात? तो कह रहे हैं समुथरिंग में यही किया जाता है, समुथरिंग में यही करते हैं। ईंधन को हटा दे, जैसे गैस से आग लगी है तो गैस को बंद करो, गैस को दूर करो भाई, लीकेज कम हो, आग कम हो जाएगी। और वहां ऑक्सीजन कम करने के लिए CO2 डाल दो, ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा? हट जाएगा। और हीट जो जिसके कारण हीट उत्पन्न हो रहा है तो वहां हीट को कम कर दो, आग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। इसी को हम कहते हैं समुथरिंग में करते हैं। आग में फ्यूल तत्वों को मिलाना, भाई फिर आग में अगर फ्यूल तत्व मिलाओगे आग और प्रबल हो जाएगी। आग को ऑक्सीजन सप्लाई अलग करना, हाँ अलग कर सकते हैं, एक कुछ हद तक सही है, लेकिन उसके अलग करने से नहीं, हीट को भी हटाना पड़ेगा, ईंधन को भी हटाना पड़ेगा। तापमान कम करने के लिए पानी का प्रयोग करना, भाई इलेक्ट्रिकल की आग में तो पानी बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, वहां पे यूज करेंगे हम सब क्या? CO2 या ड्राई पाउडर यूज करेंगे। अभी आगे एक एक करके सबको बताएंगे, ये भी गलत कर रहे हैं। देखिए, समुथरिंग का अभिप्राय जो होता है, याद रहे समुथरिंग का मतलब क्या होगा? आग से फ्यूल तत्वों को हटाना। आग से अगर फ्यूल तत्वों को हटा दें, आग लगती है किसके कारण? फ्यूल से, ईंधन से, ऑक्सीजन से, हीट से। मेन काम का होता है फ्यूल, फ्यूल को हटा दो, फ्यूल ही नहीं रहेगा तो आग नहीं, ऑक्सीजन रह के करेगा क्या? फ्यूल को ही हटा दीजिए। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ फायर। अगर पढ़ रहे हैं तो सही तरीके से पढ़ ले। टाइप्स ऑफ फायर कितने होते हैं? 6 प्रकार के फायर हैं। अब आप कितना जानते हैं आज आपको पता चल जाएगा। 6 प्रकार के फायर हैं। देखिए, पहला फायर है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर, यह आग ठोस ज्वलनशील पदार्थों में लगता है, जैसे आपके लकड़ी हो गए, पेपर हो गए, ग्लास हो गए, रबड़ हो गए, प्लास्टिक, जितने सॉलिड हैं उनमें जो आग, मेटल को छोड़ के उनमें जो आग लगेगी वो क्लास ए के अंतर्गत आएगा। और इसको कैसे बुझाएंगे? पानी से बुझा सकते हैं, फोम से बुझा सकते हैं, ABC फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। ऐसा आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिससे आप फायर आज याद कर लोगे कौन सा फायर होता है, अभी लास्ट में पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लास बी फायर होता है। यह जितने हमारे पास ज्वलनशील लिक्विड हैं, पेट्रोल, डीजल, सब, इनमें जो आग लगेगी वो क्लास बी की आग है। क्लास ए सॉलिड के लिए है, क्लास बी किसके लिए है? ज्वलनशील जितने आयल लिक्विड हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेंट हो गया, एल्कोहल हो गया, इनसे जो आगे क्लास बी का आ गया। इसको बुझाएं कैसे? फोम से बुझाएंगे, CO2 से बुझाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर, वही CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, और ड्राई पाउडर से। CO2 और ड्राई पाउडर से हम क्या करेंगे? क्लास बी को बुझाएंगे। आइए आगे बढ़िए। और क्लास सी फायर क्या होता है? जितने हमारे गैस हैं, गैसों में जो आग लगेगी, जैसे LPG के कारण आग लगे, CNG के कारण आग लगे, हाइड्रोजन के कारण आग लगे, वो आपका क्लास सी में आएगा। किस में आएगा? क्लास सी में। और उसके बुझाने का तरीका क्या है? ड्राई पाउडर, फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो गैस क्लास सी की आग है वो बुझाया जाएगा किससे? ड्राई पाउडर से। किससे? ड्राई पाउडर से। आगे बढ़िए। क्लास डी टाइप का, ये आग मेटल में लगता है। क्लास डी टाइप किसमें लगेगा? मेटल में। और मेटल वाले आग का कैसे लग सकता है? मैग्नीशियम मेटल हो सकता है, सोडियम के कारण, पोटेशियम के कारण, एल्युमिनियम पाउडर के कारण। जो आग लगेगी उसको हम बुझाएंगे ड्राई पाउडर, स्पेशल ड्राई पाउडर।
स्पेशल इसके लिए ड्राई पाउडर बनना है, जनरली ड्राई पाउडर नहीं होता है, स्पेशल ड्राई पाउडर बनना है। क्लास डी में क्या आएंगे, सभी मेटल आएंगे। आगे चलिए, क्लास ई टाइप का, ये आपका क्लास ई टाइप आएगा, इलेक्ट्रिकल फायर आता है। क्लास ई में क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल फायर। इतने जितने डाटा स्टैंडर्ड बुक का ये डाटा है, देखिए तो इसका जैसे मोटर में आग लग गया, ट्रांसफार्मर में आग लग गया, वायरिंग में लग गया, स्विच बोर्ड में लग गया, बुझाने का तरीका केवल क्या है, CO2 है और ड्राई पाउडर। कभी भी इलेक्ट्रिकल आग को पानी से मत बुझाना, कभी भी, क्योंकि आग प्रबल हो सकती है। फोम का भी नहीं प्रयोग करेंगे हम, सब CO2 और ड्राई पाउडर का प्रयोग करेंगे, CO2 और ड्राई पाउडर का प्रयोग करेंगे। चलिए, क्लास KIF, क्लास KIF जिसमें हमारे किचन में हैं, रसोई में जो आग लगते हैं, जैसे आपका खाना बनाने का तेल, घी के कारण जो आग लगेगा, ये आपका क्लास KIF में आएगा। और बुझाने का तरीका क्या है, बेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। चलिए, याद करने का ट्रिक, A सॉलिड से, B लिक्विड से, C गैस से आग लगती है, D मेटल से, और E इलेक्ट्रिकल आग है, KIF किचन आयल है। KIF क्या है, किचन आयल है। यहाँ पे एक ट्रिक बन गया याद करने के लिए। अब आग को बुझाने का तरीका क्या है, पास मेथड है। ये सिलेंडर है, पहले इसमें जो पिन लगा है, पिन को खींचिए, उसको दबाइए, फिर उसके बाद जहां पाइप लगी है जिसको आग बुझाना वहां के सेंट्रल बनाइए, फिर दबाइए और फिर घुमाइए, आग बुझ जाएगी। यही तरीका है। पी से मतलब पुल, सेफ्टी पिन को खींचिए, एक मतलब आयम, पाइप को ले जाइए जहां पे आग बुझाना है उसकी साइड। जैसे देखो पाइप को यहाँ पहला क्या गया, पिन को निकाला, दूसरा पाइप को जहां आग लगी उसके साइड कर लो, तीसरा आप क्या करिए, दबाइए, वहां से ड्राई पाउडर वो भी निकलेगा फायर एक्सटिंग्विशर का, और फिर उसके बाद घुमाइए। तो कह रहे ए से आयम, यस से स्क्यूज हैंडलिंग, यस से स्वीप साइड टू साइड। यही आग बुझाने का तरीका है, जिसे पास मेथड कहते हैं, जिसे हम पास मेथड कहते हैं। क्लियर बात। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। ये इतना हम आपका फायर आया तो फायर को कंप्लीट कर दिया, CPR आया तो CPR को डिटेल में बता दिया, जिससे आपका प्रैक्टिकली के साथ साथ थ्योरेटिकल भी नॉलेज हो जाए, प्रैक्टिकली के साथ साथ थ्योरेटिकल भी नॉलेज रहे। क्लियर हुआ भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताएं। यदि आप अपने घरेलू उपकरण का टूटा हुआ या क्षतिग्रस्त बिजली का तार देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके घर में तार टूटा है या क्षतिग्रस्त, क्या करोगे, तुरंत बदलो नहीं खतरा हो जाएगा। देखिए, तो कह रहा है कि बिजली के खतरों को बचने के लिए तार को तुरंत बदलना चाहिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं, तार को क्या करेंगे हम, तुरंत बदलेंगे, तार को हम तुरंत बदलेंगे भाई, खतरा हो जाएगा। कह रहा है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उपकरण का उपयोग जारी रखना चाहिए। भैया खतरा हो जाएगा, गलत कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। अस्थायी सुधार के लिए इसे ऊपर से ढक देना चाहिए, गलत है। ऊपर ढक दोगे, कोई संपर्क में आ गया तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगी। आग की छत को रोकने के कार्ड पर पानी का छिड़काव करना चाहिए। भैया पानी करोगे आग बढ़ जाएगी, गलत कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करने की सही तकनीक क्या है। अग्निशामक अगर यंत्र है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके उपयोग करने का सही टेक्निक क्या है बताइए। अग्निशामक यंत्र को गोलाकार गति में स्प्रे करना चाहिए, नोजल को आग के आधार की ओर इंगित करना, अगल बगल से घुमाना चाहिए, नोजल को सीधा आग की लपेटों पर लक्षित करना चाहिए, डिस्चार्ज करते समय अग्निशमन यंत्र को उल्टा पकड़ना चाहिए। भैया सेंटर पे लगाओ और आगे पीछे उसको घुमाओ नोजल को। कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। अभी आपको बताया पास मेथड, पास मेथड से ही हम करते हैं। चले बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब। संपूर्ण गैसीय, जितने गैसीय अग्निशामक प्रणाली के नियमित रखरखाव के लिए अनुशंसित अंतराल क्या है, जिसमें भारतीय मानक के अनुसार कंटेनर सामग्री निर्धारित करने के संसाधन शामिल नहीं है। भाई जितने अग्निशामक सिलेंडर हैं, ये सिलेंडर है, देख लीजिए ये क्या है, अग्निशामक सिलेंडर है। यहाँ पे मान लीजिए पाइप लगी है, इसको मेंटेनेंस करना है तो इसको कितने समय बाद करना चाहिए, एनुअल करना चाहिए, मंथली करना चाहिए, वीकली करना चाहिए या 6 मंथ करना चाहिए। याद रहे इनके प्रणाली में जो नियम निर्धारित है अंतराल, वह 6 मंथ का है। कितने मंथ का है, 6 मंथ के बाद करना चाहिए। बाहर का सिलेंडर से कोई मतलब नहीं है। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद।
जो अंतराल होता है कितने का होता है? 6 मंथ का, 6 मंथ का। चलिए बताइए, किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी बुझाने के लिए, कपड़ा हो प्लास्टिक हो तो क्लास ए टाइप आग होता है, बुझाने के फायर ब्लैंकेट का उपयोग करने की अनुशंसित तकनीक क्या है? ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल, क्या है? कंबल। अब बताइए, कंबल आग बुझाने के लिए कंबल का प्रयोग कब? मान लीजिए किसी पर्सन को आग लग गई, कपड़ा जल रहा है, तो अगर आपके पास कंबल है तो कंबल से तुरंत ढक दीजिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आग बुझ जाएगी। तो छोटे आगों को बुझाने के लिए हम कंबल का प्रयोग करेंगे। तो कह रहे हैं कंबल को फर्श पर छोड़ देना और व्यक्ति को उस पर लूटने के लिए निर्देशित करना। लूट के आग बुझाएगा नहीं, आप कंबल को लपेट दीजिए, बुझ जाएगा। भाई कितना बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहे हैं ऑप्शन में, जो आप मतलब ऑप्शन देख के ही जवाब दे सकते हैं। व्यक्ति के ऊपर आग का कंबल धीरे से रखकर आग की लपेटों को बुझा, हाँ ये सही है। व्यक्ति के ऊपर कंबल को उड़ाइए और ऑक्सीजन कम हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। छोटी आग है, बड़ी आग है तो उसके लिए दूसरा उपाय करना पड़ेगा। ये सही कर रहे हैं, यही जवाब सही दिख रहा है। आगे, व्यक्ति और आग की लपेटों के बीच अवरोध पैदा करने के लिए आग के कंबल को हवा में लहराना। अरे भाई आग लगी, हवा में कंबल लहराओगे, ऑक्सीजन और ज्यादा मिलेगा, आदमी को और आग बढ़ जाएगा, जल जाएगा। देखिए कितना घटिया घटिया जवाब दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो। व्यक्ति को अग्नि कंबल में कसकर लपेटना, भैया मर जाएगा, ये भी गलत कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही। ऐसे क्वेश्चन तो सीधे ऑप्शन पढ़ के ही जवाब दिए जा सकते हैं। चलिए, नीचे दिया गया चेतावनी संकेत क्या है? बताइए किसको बता रहा है? उच्च वोल्टेज को बता रहा है, कि मृत्यु का खतरा बता रहा है, कि विद्युत फेंस को बता रहा है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए ये जो दिख रहा है आपका मृत्यु का खतरा है, अगर केवल इतना दिखता है तो हाई वोल्टेज बताता है। अगर आदमी लेटा हुआ दिख रहा है तो जान लीजिए ये डेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का खतरा बता रहा है। अब इलेक्ट्रिक फेंस क्या होता है? वायर कहीं खुला गया है उसको टच मत करिए। हाई वोल्टेज केवल ये लहरता हुआ चिन्ह रहेगा, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपका हाई वोल्टेज का साइन है। किसका है? यह हाई वोल्टेज का साइन है, हाई वोल्टेज का है। ये इलेक्ट्रिक फेंस है। इलेक्ट्रिक फेंस मतलब कोई खुला वायर कुछ भी है उसको टच मत करिए, उसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक फेंस मतलब ये उसका सिंबल है, याद रहे। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत आग पर CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर CO2 यूज कर रहे हैं तो क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए? बताइए, ऑप्शन देख के बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। आग बुझाने के बाद भी अग्निशामक यंत्र का उपयोग जारी रखना चाहिए, ये सही होगा। कि उपयोग से पहले अग्निशामक यंत्र को जोर से हिलाना चाहिए, गलत कर रहे भाई। आग को ठंडा करने के लिए पानी डालना चाहिए, नहीं भाई CO2 से पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना, ये जवाब कुछ हद तक सही है। देखिए पहला भी जवाब सही है कि यंत्र का उपयोग जारी रखना चाहिए। भाई अगर आग बुझ जाए तो हम क्यों इंस्ट्रूमेंट पे फालतू का हम CO2 खत्म करेंगे? ये तो फर्जी ही जवाब दिए हैं। आग को ठंडा नहीं करेंगे, वहां पानी नहीं डालेंगे। उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना, जहां आग लगी है वेंटिलेशन मतलब जैसे CO2 डालेंगे तो वहां पे गैप हो जाएगा, तो उचित वेंटिलेशन रहेगा तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। क्लियर बता? चलिए बताइए, विद्युत से जलने पर निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त प्राथमिक उपचार कदम उठाना चाहिए? अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा, अगर जल गया तो कौन सा उपचार आप यूज करेंगे, कौन सा उपचार लगाएंगे? जले पर सीधे बर्फ लगाएंगे? भैया जला है बर्फ मत लगाना, गलत कर रहे हैं। बताइए, जले को रुगाल रहित, पहले उसमें स्प्रे का रुगाल रहित स्प्रे डालें, रुगाल रहित नॉन स्टिक ड्रेसिंग से ढकें। भैया पहले जैसे जल गया है तो जो जितने पार्टिकल हैं, कण हैं, उनको पहले क्या करिए? मारिए, वहां पे आदि केमिकल का प्रयोग करिए, उन्हें मारिए, फिर उसके बाद उसको ढक दीजिए। ये सही बात है, घर के लिए है। क्लियर पता रहना चाहिए, अर्थात यही सही है। फिर कह रहे हैं जो भी फफोले हो बने उन्हें फोड़ दो। भैया फफोला बना है, फोड़ दोगे कष्ट ज्यादा होगा, फैल जाएगा, चमड़ी खराब हो जाएगी, गलत कर रहे हैं। दर्द को कम करने के लिए जले को जोर से रगड़े। बाप रे बाप, एक तो जला कटा है ऊपर रगड़ने के लिए कह रहा। भाई कौन आदमी है ये ऐसा करेगा? गलत कर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर बात? देखिए ऐसे क्वेश्चन कुछ तो कुछ जवाब फर्जी होते हैं, आप सीधे जवाब को पढ़ के क्या करेंगे? ऑप्शन पढ़ के जवाब दे सकते हैं।
क्लियर बात। चलिए बताइए, विद्युत सर्किट में ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर GFCI का उद्देश्य क्या होता है। अगर विद्युत सर्किट में ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, जैसे पानी के अंदर, जमीन पे अगर फॉल्ट हो रहा है, तो उससे संबंधित पूछ रहे हैं कि बिजली की खपत बढ़ाने के लिए, भैया गलत कर रहे हो, और विद्युत दुर्घटनाओं से लोगों की सुरक्षा करने के लिए, ये कुछ हद तक सही कह रहे हैं, वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, विद्युत शोर को कम करने के लिए। अब देखो कुछ हद तक के मतलब क्या पूरा सही है। विद्युत दुर्घटनाओं से लोगों की सुरक्षा के लिए, अगर पानी है, आदमी जो अंडरग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, विद्युत दुर्घटनाओं से लोगों की सुरक्षा के लिए उपयोग करेंगे। क्लियर बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए। इलेक्ट्रिकल लॉकआउट या टैग आउट लोटो प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण के लिए है कि आपका यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण कुशलतापूर्वक संचालित हो, कि विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए है, कि रख रखाव के दौरान श्रमिकों को खतरनाक ऊर्जा स्रोतों से बचाने के लिए। ये जो लॉक आउट है आपका, पहले इसका साइन जान लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। ये देखिए लॉक आउट क्या होता है, पूरी जानकारी देखिए। यहाँ बताता है डू नॉट ऑपरेट, ये बताता है। लॉक आउट को हम शॉर्टकट में कहते हैं LOT, लोटो। लोटो में तो क्या होता है, सेफ्टी पर्पज से है। किसके पर्पज से है, सेफ्टी पर्पज के लिए है। क्लियर बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत उत्पादन नहीं, संरक्षण के लिए नहीं है, कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण कुशलता पूर्वक है, विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपका श्रमिकों को खतरा से बचाने के लिए है, श्रमिकों को खतरा से बचाने के लिए। क्लियर बात। तो आज का जो आपका टॉपिक था वह सेफ्टी के लगभग हम सब जो प्लानर है, प्लानर का लगभग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज फर्स्ट डे था, तो आप सभी लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए। ये जो चैनल बना है आपका, पहले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, YCT ने का, अब ITI का टेक्नीशियन का चैनल अलग से बन चुका है। आपको लिंक में अभी दे दिया जाएगा, डायरेक्ट जाके वहां से जुड़िए। कुछ दिन यहाँ क्लासेस चलेंगी जिससे सभी लोग को पता चल जाए, फिर उसके बाद स्पेशल क्लासेस आपकी ITI का जो चैनल है उस पर चलेगा। अभी वीडियो उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग सेशन को जितना से अधिक हो शेयर करें, सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, जय हिंद।